चंदा धुनापुर गांव की रहने वाली थी। वो अपनी माँ और पिता के साथ रहा करती। ऐसे ही एक दिन चंदा के पिता के दोस्त का बेटा नकुल उनके घर आता है और चंदा उसे देखकर बोलती है, क्या चाहिए आपको? किससे मिलना है? अगर मेरी माँ और पिताजी से काम है तो अभी वो दोनों घर पर नहीं है। अरे मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। वैसे कब तक आएंगे आपके माँ पिताजी, आप बता सकती हैं? जी नहीं, मैं नहीं बता सकती कब तक आएंगे। वो क्या है ना, शहर से एक बंदर आ रहा है, उसे ही लेने गए हैं स्टॉप तक। अच्छा, क्यों? आपके गांव में बंदर नहीं है क्या जो आप शहर से बंदर मंगवा रही हो? लगता है बहुत अमीर हो आप लोग, तभी तो आपने बाहर से बंदर मंगवाया है। अमीर? काहे के अमीर? हमारा घर देखकर समझ नहीं आता है क्या कि हम मध्यम परिवार से हैं? अरे आप रहने दीजिए, बेकार का ड्रामा हो जाएगा। वैसे आप कल ही आइए, ठीक है? तब तक माँ और पिताजी शहर से आ जाएंगे और वो बंदर भी आ ही जाएगा। अरे कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। वो क्या है ना, मैं कल तक इंतजार तो कर नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ, मैं आपके घर के अंदर आ जाता हूँ और वहाँ इंतजार करता हूँ। जी नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। अरे मैं ऐसे कैसे किसी को भी घर के अंदर आने दे सकती हूँ? बाबूजी, ये गांव है और गांव में एक अकेली लड़की किसी भी अनजान को अपने घर के अंदर नहीं आने देती। आप रुकिए, मैं आपका बैठने का इंतजाम करती हूँ। मतलब मैं आपके आंगन में बैठ के इंतजार कर सकता हूँ उनका? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक काम कीजिए, अंगीठी ला दीजिए, मैं हाथ वाथ सेक लेता हूँ थोड़ा सा, ठंड बहुत है ना। अरे वाह, क्या जमाना आ गया है। पहले बैठने के लिए दो और फिर ठंड लग रही है तो हाथ सेकने के लिए अंगीठी तैयार करके दो। सही है, बैठिए, अभी ला कर देती हूँ। वैसे चाय पियेंगे? खैर छोड़िए, उसने पूछना क्या, मैं लेकर ही आती हूँ। चंदा नकुल को बैठने के लिए पहले चेयर देती है, फिर अंगीठी तैयार करनी चली जाती है। चंदा जब अंगीठी तैयार कर बाहर लेकर आती है तो तभी वहाँ उसकी माँ और पिताजी आते हैं और नकुल को देखकर बोलते हैं, नकुल, तुम यहाँ? हाँ चाचा चाची जी, मैं बस आप दोनों का इंतजार कर रहा था। अरे चंदा बिटिया, ये क्या किया तुमने? अरे मेहमान को बाहर क्यों बिठाया, वो भी इतनी ठंड में? अरे पहचाना नहीं क्या तुमने? अरे ये नकुल है, नकुल, मेरे दोस्त का बेटा। अरे इसको लेने के लिए गए थे हम। अच्छा, तो ये है वो जनाब जिन्हें आप लेने के लिए इतनी ठंड में बाहर गए थे। आइए मेहमान जी, अंदर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे चाचा जी, आपकी बेटी चंदा बहुत होशियार है। कोई भी अजनबी आपके घर आता है ना तो उन्हें अंदर नहीं जाने देती। सही बात है, मुझे भी अच्छी लगी इसकी ये बात। आपको अच्छा लगे न लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। चुप कर, बहुत बोलती है। बेटा चंदा की बातों का बुरा मत मानियो, ये ऐसी ही है, हमेशा नाक पे गुस्सा रहता है, मुंह पे बोल देती है, लेकिन मेरी बेटी दिल की बहुत साफ है। अरे बेटा ये सब छोड़ो और अंदर चलो, अंदर चल के बातें करते हैं। और घर पे सब कैसे हैं? आपके माँ पिताजी सब ठीक तो है ना? बहुत दिन पहले बात हुई थी, अब जब मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी तो पता चला कि तुम आने वाले हो। चाचा जी, वो पिताजी तो हमें छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं। वो बहुत बीमार रहा करते थे ना, तो उन्होंने मुझे कहा उनकी मृत्यु के बाद मैं आपके पास आके रहूं, इसलिए मैं आपके पास आ गया। मेरे यहाँ रहने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और हाँ, मैं आपके घर की जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। लेकिन बेटा, मेरा घर तो गिरवी है, 2 दिन बाद तो हम खुद बेघर हो जाएंगे, फिर हम तुम्हें कहाँ रखेंगे? चलो छोड़ो, अभी जब तक है तब तक तुम हमारे साथ रहो, आगे जो होगा देखा जाएगा। घर गिरवी की बात सुनकर नकुल बहुत उदास हो जाता है और अंदर कमरे की तरफ जाकर बैठा रहता है। तभी चंदा वहाँ उसके लिए चाय लेकर आती है और नकुल से कहती है, ओए हैदराबादी बंदर, क्या सोच रहे हो? अरे इतना सोचकर कुछ नहीं होने वाला है, बेकार में अपने दिमाग को तकलीफ मत दो। लेकिन इस घर से निकलने के बाद आप लोग कहाँ जाओगे? अरे मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है। डरना किसके लिए है? वैसे भी अब पिताजी की इतनी कमाई नहीं है, तो बस जितना कमाते हैं उससे घर का खर्च निकल आता है। अब देखते हैं, शायद अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर शायद कोई घर किराए पर ले पाएंगे। हाँ, ये भी सही रहेगा। हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। वैसे एक बात पूछूं, चाचा जी करते क्या है जो पैसे में सिर्फ घर ही चल पाता है? मेरे पिताजी बिरयानी का ठेला लगाते हैं। जब जब पूरा बिक जाता है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है, लेकिन अब सही से बिकता ही नहीं है। बिरयानी?
बिरयानी तो मुझे भी बनानी आती है, लेकिन मुझे हैदराबादी बिरयानी बनानी आती है। वो बहुत अच्छी होती है। मेरे सारे दोस्त वो खाने आया करते थे। तो क्या हम चाचा जी की मदद कर सकते हैं? ठीक है, फिर मैं और आप दोनों मिलकर हैदराबादी बिरयानी बनाते हैं और घूम घूम कर बेचते हैं। अगर सारी बिरयानी बिक गई तो पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं और तुम भी चाची जी से कुछ पैसे मांग लो। उसके बाद हम दोनों पैसे मिलाकर हैदराबादी बिरयानी बना के बेचेंगे। गरीब की हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस होगी, देखना तुम। चंदा और नकुल दोनों मिलकर बाजार जाते हैं और हैदराबादी बिरयानी बनाने का सारा सामान ले आते हैं और सुबह सुबह उठकर बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद जब बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है, तभी वहाँ बिरयानी की खुशबू से दुष्यंत और सुनीता आते हैं और दुष्यंत बोलता है, अरे वाह, क्या खुशबू है। ये क्या बना रहे हो बेटा सुबह सुबह? खुशबू से तो लग रहा है बिरयानी बन रही है। मेरा मन तो खाने का कर रहा है। हाँ चाचा जी, आप खाकर बताइए आपको कैसा लगा, तभी तो लोगों को पसंद आएगा। लोगों को पसंद आएगा? मतलब तुम लोगों को खिलाने वाले हो क्या बिरयानी? हाँ चाचा जी, लोगों को खिलाने के लिए हैदराबादी बिरयानी बना रहा हूँ, लेकिन ये बिरयानी ना फ्री में नहीं बांटने वाला मैं। आज से मैं और चंदा बिरयानी के ठेले पे हैदराबादी बिरयानी बेचने जाएंगे। बेटा, क्या तुम दोनों मिलके बिरयानी बेच पाओगे? ये बहुत मुश्किल काम है। मैं इस गांव में पिछले 20 साल से हूँ, तब जाके सही से बेच नहीं पाता। तुम लोग कैसे बेचोगे? ओहो पिताजी, हमारा कुछ और ही प्लान है, आप नहीं समझोगे। वैसे बिरयानी, ओहो, हैदराबादी बिरयानी रख दी है, खा लेना आप दोनों भी। और जब हम शाम को घर वापस आएंगे तो बताना कैसी बनी है। अच्छा ही बना होगा। वैसे भी नकुल हैदराबाद से है, बिरयानी तो बहुत अच्छा बना ही लेता होगा। वैसे हैदराबाद से याद आया, मेरा दोस्त भी बिरयानी बहुत अच्छा बनाया करता था। मैंने भी अपने पिताजी से सीखा है बिरयानी बनाना, मुझे बहुत पसंद था पिताजी के हाथ की बिरयानी, तो उन्होंने सिखाया मुझे। तो ठीक है बच्चों, अब जाओ दुकान लगाओ। और हाँ, एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे, दुकान का नाम क्या रखा है? हम अपने ठेले का नाम गरीब की हैदराबादी बिरयानी रखेंगे। उससे क्या है ना, सबको पता चलेगा कि ये बिरयानी की रेडी है। सही फैसला लिया है तुमने। दोनों बच्चे बड़े हो चुके हो, अब जैसा मन करे वैसा करो। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे और तुम्हें कामयाब बनाए। दोनों अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपनी गरीब की हैदराबादी बिरयानी का ठेला लेकर निकल पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दूर जाकर जब नकुल चूल्हा जलाता है और बिरयानी का पतीला चढ़ाता है, तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है और वहाँ एक लड़की आकर कहती है, ऐसा क्या बन रहा है आपके ठेले में? बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हो भैया? ये भैया हैदराबादी बिरयानी बना रहे हैं। क्या आपको चाहिए? एक बार खा कर देखो, बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, मैं तो एक चाचा का इंतजार कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं, तो मैं उनके ठेले से ही बिरयानी लूंगी। मैं उनकी ही बेटी हूँ चंदा, ठेला देखो उनका ही है। अब पिताजी की जगह हम दोनों आकर ही बेचा करेंगे ये बिरयानी। और पता है, हमारी दुकान का नाम गरीब की हैदराबादी बिरयानी है। यहाँ पर अमीर और गरीब हैदराबादी बिरयानी खा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो मैं भी अब हर बार इस गरीब की हैदराबादी बिरयानी खाया करूँगी। आप चिंता मत करना, आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। चल तो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ हफ्ते में बस 3 दिन दुकान लगाया करूँगा और बाकी के दिन बाजार में, और वहाँ भी लोगों को पसंद आएगी। और मैंने तो ये भी देखा है कि बाजार में बिरयानी की कोई और दुकान है ही नहीं। लेकिन भैया, वहाँ जगह है क्या? अगर नहीं है तो मैं आपको किराए पर एक जगह दिला सकती हूँ। देखते ही देखते देखना, आपके गरीब की हैदराबादी बिरयानी फेमस हो जाएगी। नकुल और चंदा बिरयानी बेचकर घर पहुंच जाती है और अगले दिन से बाजार में दोनों अपनी गरीब की हैदराबादी बिरयानी का ठेला लगाते हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ भी होती है बिरयानी की खुशबू के कारण। अब दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई थी। किसी गांव में कोयल अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी। एक दिन कोयल की माँ नैना अपनी ननद वासु के पास उससे मिलने जाती है, जहाँ नैना को देख वासु कहती है, अरे नैना भाभी, आप आइए आइए, घर में सब कैसा है? सब ठीक है ननद जी, तुम बताओ घर में सब ठीक है ना? हाँ भाभी, यहाँ भी सब ठीक है। अरे कोयल को साथ नहीं लाई क्या आप? अरे नहीं ननद जी, तुम्हें तो पता है ना, पूरे दिन वो किताबों में ही घुसी रहती है।
बात तो सही है, वैसे भी कोयल पढ़ने में बहुत अच्छी है। हाँ नैना जी, अरे मैं क्या बात करने आई थी और क्या कहने लगी। अरे कोई बात नहीं भाभी, अब बताओ क्या बात करनी थी। नैना जी, तुम्हें तो पता है ना कि कोयल बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। भाभी एक लड़का तो है, कोयल के फूफा जी के दोस्त का लड़का है। आप कहें तो मैं उनसे कहकर बात आगे बढ़ाऊं। इतना कहने के बाद दोनों कुछ और बातें करती हैं, जिसके बाद नैना वहाँ से अपने घर आ जाती है। वहीं वासु अपने पति से कोयल के लिए रिश्ते की बात करने के लिए कहती है। अब यूं ही रात होती है और अगली सुबह उसका पति रमेश सागर के घर उसकी माँ से इस रिश्ते के बारे में बात करने जाता है। सभी एक साथ बैठे थे और रमेश कहता है, बहन जी, आज हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। हाँ तो कहिए, क्या बात है। बहन जी, हमारी एक भतीजी है, मतलब हमारी मेहरारू की भाई की लड़की है और वो हो गई है अब शादी के लायक। लेकिन बेचारी के पिताजी नहीं है, बस एक माँ है जो अब उसकी शादी करवाना चाहती हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ दान या रुपये की मदद करनी है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है बहन जी, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और अब भी पढ़ाई कर रही है और जल्दी IAS के एग्जाम भी क्लियर करने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब हम इसमें क्या करें? बस हम ये चाहते हैं कि आप लड़की को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लें और कुछ नहीं। रमेश जी, हमें शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बेटा तो खुद शादी के लायक हो गया है और हम उसके लिए लड़की देख रहे हैं। लड़की तो आपकी सही लग रही है आपकी बातों से, पर क्या? पर हम एक ऐसी बहू चाहते हैं जो कि घर में रहे और परिवार संभाले, ना कि बाहर घूमे, दूसरों के पास जाकर काम करे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी मैं आपकी बात समझ गया। मैं इस बारे में लड़की और उसकी माँ से बात करता हूँ और अब चलता हूँ। नमस्कार। इतना कहने के बाद रमेश वहाँ से अपने घर आ जाता है और अगले दिन कोयल के घर उसकी माँ को सारी बातें बताता है जो भी सागर की माँ ने उससे कहा। और ये सब सुन कोयल की माँ नैना रमेश से कहती है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसमें दिक्कत क्या है भाभी जी, सब आराम से निपट जाएगा अगर जो मैं कहूँ वो आप मानो तो। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कोयल को इस बारे में बताए ही ना कि लड़के वालों ने क्या डिमांड की है, तो शादी बड़े ही आराम से हो जाएगी और सारी परेशानियाँ भी खत्म हो जाएंगी। ये क्या कह रहे हैं आप कोयल की फूफा जी? अगर इस बात का कोयल को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा, और वैसे भी वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाभी, आप बात को समझी नहीं। भले ही लड़के की माँ को लड़की का काम करना पढ़ना ना पसंद हो, लेकिन लड़का तो खुद पढ़ा लिखा है और वैसे भी आजकल लड़के ज्यादा समय तक माँ के साथ नहीं रहते। बीवी आ जाने के बाद देखना हमारी कोयल बहुत खुश रहेगी सागर के साथ। हाँ वैसे कह तो ठीक रहे हैं आप। तो मैं आगे बात करूँ फिर इस रिश्ते की? जैसे तुम्हें सही लगे। इतना कहने के बाद दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। उसके बाद कुछ दिन रुककर फिर से रमेश सागर के घर उसकी माँ से इस रिश्ते की बात करने जाता है और उनसे ये कह देता है कि आगे कोयल शादी के बाद ना पढ़ेगी ना काम करेगी। ठीक है रमेश जी, आप कहते हैं तो हम शादी के लिए तैयार हैं। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये खुशखबरी कोयल की माँ को देता हूँ। हाँ क्यों नहीं। अब रमेश अपने घर जाता है और सभी को ये बताता है कि लड़के वाले शादी के लिए मान गए हैं, और ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। और कुछ दिनों बाद कोयल और सागर की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब शादी के कुछ दिन पहले कोयल अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने सागर जी के घर वालों को ये बताया था ना कि मैं शादी के बाद भी पढ़ूंगी और जॉब करूंगी। वो हाँ, मैंने बात कर ली है उनसे और सब समझा दिया है। अभी शादी तक तू ये किसी से मत कहना जो अभी तूने कहा है। पर क्यों माँ? क्योंकि नई नवेली दुल्हन शादी के नए नए दिनों में ही परीक्षा देने की बात करेगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। पर माँ फिर भी उन्हें बताना ही पड़ेगा ना। अगर मैंने एग्जाम नहीं दिए तो मेरा पूरा करियर ही खराब हो जाएगा। तो ठीक है, मैं तेरी सास से बात कर लूंगी इस बारे में। इतना कहकर नैना वहाँ से बाहर चली जाती है और अब इस बात के बारे में ही सोचती रहती है कि आगे कोयल को सच्चाई पता चल जाएगी तो वो क्या करेगी। अब धीरे धीरे कोयल और सागर की शादी के दिन करीब आ गए थे और ठीक एक हफ्ते बाद घर में शादी का माहौल था। वहाँ सागर बारात लेकर कोयल के घर आ चुका था और कुछ घंटों में कोयल की विदाई होने वाली थी।
सभी से मिलने के बाद अब कोयल अपनी माँ से मिलने जाती है तो देखती है कि रमेश और नैना कमरे में बात कर रहे थे और नैना बहुत परेशान थी। ये देख कोयल कमरे से बाहर ही दोनों की बातें सुनती है। भाभी, आपने कोयल को कुछ बताया तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे डर है कि अगर कोयल को सच्चाई मालूम होगी तो मेरी बच्ची का ना जाने क्या हाल होगा। अरे भाभी जी, आप फालतू में इतनी चिंता कर रही हैं। एक बार विदाई हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी कोयल को ये बता दिया कि उसके ससुराल वाले उसकी पढ़ाई और काम करने के खिलाफ हैं, तो वो कभी ससुराल नहीं जाएगी। ये सब सुनकर कोयल को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे के अंदर अपनी माँ और फूफा से सवाल करते हुए कहती है, ये यहाँ पर आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? और माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि सागर जी के घर वाले मेरी पढ़ाई के खिलाफ हैं? बेटी मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, वो भी मेरी अपनी माँ ने ये सब किया है। अरे कोयल बेटा, हमारी बात तो सुनो। आप तो चुप ही रहो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी भोली भाली माँ को आपने ही भड़काया है। कोयल, ये सब तू क्या कह रही है? हमने ये सब तेरी भलाई के लिए किया है, समझी? इतने में ही दुल्हन को बुलाने के लिए मधु उसके पास आकर कहती है, अरे बहू, हमें पता है कि शादी के बाद विदाई में दुल्हन का मन नहीं करता मायके छोड़ने का, पर तुम चिंता मत करो, कल वापस तो आओगी ही अपने घर, अपने माँ बाप के पास। अब चलो, विदाई का समय हो गया है। किसकी विदाई? आप भी मेरी बात सुन लो और सबको कह दो कि मेरी ऐसे घर में विदाई नहीं होगी जहाँ पर मेरी पढ़ाई और मेरी कोई कदर ना हो। हाय राम, ये सब क्या बोल रही हो तुम? सही ही कह रही हूँ आंटी जी। शायद आपको भी झूठ बोला गया होगा, पर मैं आपको बता दूं कि मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ और जॉब भी करना चाहती हूँ। अगर आप अब मुझे अपनाना चाहती हैं, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, वरना आप बिना दुल्हन की विदाई के अपने बेटे की बारात वापस लेकर जा सकती हैं। क्या कहा? अरे रमेश जी, ये लड़की क्या कहे जा रही है? आपने हमसे झूठ कहा? वो बहन जी, मतलब ये सही कह रही है। अब तुम सब मेरी बात कान खोलकर सुनो। मैं इस लड़की को अपने घर की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। हम जा रहे हैं, हमें नहीं करनी इस दुल्हन की विदाई। बहन जी, सुनिए तो हमारी बात। इतना कहकर मधु कमरे से बाहर जाकर सभी को ये बात बताती है कि वो दुल्हन की विदाई नहीं कराएगी और वहाँ से सभी को बारात वापस ले जाने को कहती है। वहाँ पर क्या हो रहा था सागर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपनी माँ से सवाल करता है, पर वो उसकी नहीं सुनती है और बिना दुल्हन के ही सभी वापस आ जाते हैं। अगले दिन सागर कोयल को कॉल करके सारी बात का पता लगाता है और कोयल की बात सुनकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? माँ, आपको तो पता था ना कि कोयल आगे पढ़ना चाहती है, फिर आप उसकी पढ़ाई के खिलाफ क्यों हैं? अरे तू पगला गया है क्या? शादी के बाद घर की औरत काम करे या पढ़ाई करे, अच्छा थोड़ी लगता है। माँ, आपकी ये सोच बहुत गलत है। और वैसे भी कोयल मेरी पत्नी है, तो वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं, इसका हक ना मुझे है। तो मैं जा रहा हूँ उसे वापस लेने के लिए, और आगे वो जो करना चाहती है ना वो करेगी। आप उसे नहीं रोकेंगी। अगर वो लड़की इस घर में आई तो अच्छा नहीं होगा। माँ, अगर वो यहाँ नहीं आएगी ना तो मैं भी उसके साथ ही उसके माँ के घर में रहूंगा। और अगर ना आप अपनी जिद पे अड़ी है ना तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल अपनी पत्नी के पास घर जमाई बनने। इतना कहकर जैसे ही सागर घर से निकलने वाला होता है तभी मधु कहती है, रुक, बड़ा चला घर जमाई बनने, मैं चलती हूँ अपनी बहू को लाने के लिए तेरे साथ। इतना कहने के बाद दोनों माँ बेटे कोयल के घर उसकी विदाई करने के लिए चले जाते हैं। सरोज अपनी पड़ोसन गीता से बात करते हुए कहती है, अरे गीता, तुझे पता है ना, वो भारती भी ना उसका दामाद है जो, उसके बारे में तुझे कुछ पता चला? नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन उसके दामाद की क्या बात हो गई? बात तो ये हो गई कि वो भारती बड़ी बड़ी बातें करती थी कि उसका दामाद ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी हुई तो पता चला कि उसका दामाद तो कुछ कमाता ही नहीं है। क्या मतलब? उसका दामाद बेरोजगार है? बेरोजगार तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका खेत चलता है। अब बताओ, जब एक किसान से शादी करवानी थी तो अपने दामाद की इतनी बढ़ाई क्यों कर रही थी? तो क्या हुआ, इसमें हंसने वाली क्या बात है? किसान है मतलब उसके पास अपना खेत जमीन सब होगा ना। ये किसी को पता थोड़ी है कि उसके पास क्या है और कितना है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि किसान से शादी कैसे कर दी भारती ने अपनी लड़की की, और कोई रिश्ता नहीं मिला क्या उसे? किसान में क्या परेशानी है, वो भी तो इंसान ही है ना, अच्छा खासा कमाता होगा, ये सोच के ही तो की ना।
अच्छा कमाता होगा। अरे गीता, जब वो आया था ना तो धोती पहन कर आया था। अगर इतना ही अच्छा कमाता होता तो अपने ससुराल में ऐसे थोड़ी आता, वो भी मुंह उठाकर। हम कौन होते हैं किसी का मजाक बनाने वाले? हमारे भी तो बच्चे हैं। कल को हमारे बच्चों की भी शादी होगी ना, और वो भी किसी ऐसे से हो गई, तब क्या तू यूं ही मजाक बनाएगी? ना बाबा ना, मेरी बेटी की शादी मैं ऐसे ही किसी भी फटीचर से नहीं करूंगी। अरे मेरी एक ही बेटी है, ऐसे कैसे किसी के भी हवाले कर दूंगी मैं उसे। हाँ, लेकिन शादी ब्याह ये सब किस्मत की बात होती है। हमारी किस्मत में ये नहीं कि हम किसी को चुन सकते हैं या किसे नहीं चुन सकते हैं। देख, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जब तक अपनी बेटी की शादी करूंगी और मेरा दामाद आएगा, तब तू बोलियो कि मेरा दामाद कैसा है। ये सब तो बात की बात है, जब तेरा दामाद आएगा तब की तब देखी जाएगी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मुझे तो भारती के दामाद को देखकर बहुत हैरानी होती है। मतलब यही दामाद मिला था क्या? दुनिया के बाकी लड़के मर गए थे क्या जो उससे करनी पड़ी? ये सब तो उसकी मर्जी होगी, हम क्या कर सकते हैं। सरोज हर किसी में कमी निकालती रहती थी और उस कमी को पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटती। कुछ दिनों बाद सरोज अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसकी बेटी प्रीति और बहू आनंदी आते हैं। सरोज दोनों को साथ में देखकर आनंदी से कहती है, बहू, अब क्या तू मेरी बेटी के साथ गप्पे ही लगाती रहेगी या कोई काम भी करेगी? माँ जी, मैं गप्पे नहीं लगा रही थी, काम ही कर रही थी। वो तो ननद जी आ गई रसोई में, तो उन्होंने मेरी मदद कर दी, इसलिए काम जल्दी खत्म हो गया। बिना किसी की मदद से कोई काम नहीं होता तुझसे। छोटे छोटे काम में भी अब कोई हाथ बटाने आ जाए। माँ, आप खामखा क्यों सुना रही हो भाभी को? सच में वो ही सारा काम कर रही थी रसोई में। अगर मेरी पसंद की बहू आती ना, तो वो घर में किसी को एक शिकायत का मौका भी नहीं देती। वो तो मेरा बेटा खुद ही पसंद कर लाया इसे, लेकिन अब मैं अपनी पसंद का दामाद लाऊंगी ना। हाँ माँ जी, मुझे पूरा यकीन है आपकी पसंद पर। मेरी सास का दामाद बहुत बेहतरीन होगा। पूरे मोहल्ले में मेरी सास के दामाद की चर्चा होगी। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ बोल तो रही है, लेकिन तुझे बोलने को किसने बोला? जा जाकर अपना काम कर। सरोज अपनी बहू को भी काफी ज्यादा नापसंद करती थी और किसी न किसी वजह से उसे ताने दिया करती। आनंदी इन सब बातों को भी कभी अपने दिल पर लगाकर नहीं रखती। वो हमेशा ही अपनी सास की बात मान लिया करती। कुछ दिनों बाद सरोज को अपनी बेटी के लिए काफी अच्छे घर के लड़के का रिश्ता मिलता है। सरोज तो उस रिश्ते से काफी खुश हो जाती है और शादी की बात आगे चलाने की भी बोल देती है। जैसे ही सरोज इस रिश्ते के बारे में अपनी बेटी प्रीति को बताती है, प्रीति ये सब सुनकर कहती है, माँ, आपने मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी तय कर दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन क्यों नहीं करनी है बेटा? बहुत ही अच्छा लड़का है, अमीर भी है, घर परिवार भी बहुत अच्छा है, तुझे वहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मना क्यों कर रही है तू? बस, मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है। ये कोई उम्र थोड़ी है शादी के लायक। तू पागल हो गई है क्या? इतने अच्छे रिश्ते को मना कर रही है? अरे ऐसे रिश्ते बाद में देखती रह जाएगी, लेकिन फिर नहीं मिलने वाला। इसलिए बोल रही हूँ, अभी आया है तो चुपचाप शादी कर ले। मैंने मना कर दिया ना माँ, तो बस बात यही खत्म। मुझे नहीं करनी इतनी जल्दी शादी। मैं भी तेरी माँ हूँ, अगर तू जिद करेगी तो मुझे भी तुझे अच्छे से सुधारना आता है। मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकती हूँ, इसलिए मैं शादी के लिए आगे बात बढ़ा रही हूँ। सरोज अपनी बेटी की बात तक नहीं सुनती और शादी के लिए बात आगे बढ़ा देती है। कुछ दिनों बाद सरोज अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम के तरीके से करती है और शादी के कुछ दिनों बाद प्रीति अपने पति नलीन के साथ अपने मायके आती है। नलीन जैसे ही वहाँ आता है तो उनका छोटा सा घर देखकर सरोज से कहता है, ये क्या है? शादी के समय तो चल गया था, अब क्या मुझे इस छोटे से घर में आना पड़ेगा अपनी बीवी के साथ? और सासू माँ, अपने दामाद का जरा तो ख्याल रखिए। जी जी, आप यहाँ 2-4 दिन के लिए आए हो, इसमें अब हम थोड़े दिनों के लिए घर थोड़ी बदल सकते हैं। आपसे किसी ने कहा मैं यहाँ 2-4 दिन के लिए आया हूँ? मैं तो अब यहाँ आराम से कुछ टाइम तो रुकूंगा ही, तभी तो इतने सारे सामान के साथ आया हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, जैसे ही व्यवस्था होती है हम सब कर देंगे। हाँ सासू माँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। सरोज का दामाद तो आ गया था, लेकिन वो भी सरोज की तरह था। नलीन भी हर किसी में गलतियाँ निकालता रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और अपनी सास को कंप्लेंट करने लगता। सरोज अपनी पसंद का दामाद तो लाई थी, लेकिन उसकी फरमाइश तो पूरी करनी उसी को पड़ती थी। इसीलिए नलीन जो भी बोलता था वो सरोज करती ही थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद आनंदी, प्रीति और सरोज एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे।
तभी वहाँ नलीन आता है और सरोज को कहता है, सासू माँ, मैंने आपको पहले भी बोला है ना, मुझे इस घटिया से बेड पर सोने की आदत नहीं है। थोड़ा पैसे खर्च करो और मेरे लिए अच्छा सा बेड तो मंगवाओ। दामाद जी, वो अभी अभी इतना खर्चा हो गया है और अब बेड कहाँ से लाएं? वो सब मुझे नहीं पता है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। आज शाम तक मुझे मेरे कमरे में बढ़िया सा बेड चाहिए, मतलब चाहिए। ये आप कैसे बात कर रहे हैं माँ से? मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। अब जिसे बुरा लग रहा है वो बात ना ही करे। लो, पहले सास कम थी क्या, जो अब उन्हें दामाद भी उनकी टक्कर का मिला है। सही हुआ, बहुत बोल रही थी ना, अपनी पसंद का दामाद लाएंगी तो झेलो अब। सरोज का दामाद उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था, कहीं भी कुछ भी बोल देता था और सरोज भी अपने दामाद की इज्जत रखने के लिए चुपचाप सब सुन लेती थी। सरोज को जिस दामाद के आने का बेसब्री से इंतजार था, उसके आने के बाद सरोज बिल्कुल शांत पड़ गई थी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी उसका दामाद नहीं था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरोज अपने मोहल्ले में खड़ी होकर अपनी पड़ोसन गीता से बातें कर रही थी। तभी नलीन वहाँ से जाता है और अपनी सास को खड़ा देखकर उसके पास जाकर कहता है, सासू माँ, आपको कोई बात समझ नहीं आती है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरे कमरे में एसी चाहिए मुझे, लेकिन अभी तक हुआ क्यों नहीं? दामाद जी, मैं बाद में बात करती हूँ ना, अभी मैं यहाँ गीता से बात कर रही हूँ। आपको बात करने के अलावा और कोई काम तो है भी नहीं। अच्छा, यही है सास का दामाद जिसका तो इंतजार कर रही थी। तेरे इस दामाद से तो अच्छा भारती का किसान दामाद है। दामाद जी, आप जाइए, मैं आती हूँ। किसी काम की नहीं हो आप। एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ आपसे। नलिन इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। नलिन के जाते ही गीता कहती है, देख लिया, तुझे दूसरों की बुराई करने से फुर्सत नहीं मिलती है और अब तेरा दामाद ही तुझे दूसरों के आगे जलील कर रहा है। गीता की बात सुनकर नलिन का बर्ताव देखकर सरोज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी किसी की बुराई नहीं करती। कुछ दिनों बाद सरोज का दामाद वापस अपने घर चला जाता है।